अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बेटे आज हम अपने टॉपिक का अख्ताम करने जा रहे हैं और ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद मैं अगला जो लेक्चर दूंगी आपके थोड़े प्रैक्टिकल पे दूंगी। यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे जब 11 जनवरी को हमारे कॉलेज खुलेंगे हम वहाँ से अपनी किताब से हम फ़ेस टू फेस कॉन्टैक्ट करेंगे। हमारा आखिरी हमने इससे पहले पढ़ा था, जो हमने ग्रुप्स को हमने डिवाइड किया था। हमारे कोर्स में एक जवानी शामिल था, फिर एक मिडिल एज जिसको हम कहते हैं धेड़ उम्र, वो शामिल थी। अब ये बुढ़ापा है, ये बुढ़ापा जो है ये 60 टू ऑनवर्ड टिल डेथ। इस बुढ़ापे को, इस एज को 1975 में नेव गार्टन ने 2 ग्रुप में तकसीम किया था, एक 65 टू 75 और एक 75 से लेकर जब तक उसकी ज़िंदगी है। हम अपने मुल्क की बात करें, अगर हम ये तो जो बुक्स लिखी जाती हैं, सर्वे की जाती है, मोस्टली बाहर के डाटा को ही चेंज करके हमें उर्दू में दे दिया जाता है। अगर हम इसको अपने डाटा के साथ कन्वर्ट करें तो हमारे तो एज ग्रुप्स भी 60 प्लस में, मतलब 60 से पहले ही 50 प्लस में हम ओल्ड एज में अपने को तस्वुर करने लग जाते हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत अब इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट जो है, डेथ रेट इतना की जो एज है वो अब 70 से ऊपर बहुत कम है जो लोग ज़िंदा रहते हैं। मतलब 75 आप कहें कि 95 तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। यहाँ पे खैर हम इस स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे। ग्रो में पहला 65 टू 75 और दूसरा ग्रो जो है उसने 75 से ऑनवर्ड कहा है। इस दौर के पहले दर्जे में फ़र्द आमतौर पर अपने पेशे से रिटायरमेंट ले चुका होता है और दीगर सरगर्मियों में रहता है और आखिरी में उसकी बहुत सी हिस्से मतलब बिल्कुल एंड पे होती हैं। बुढ़ापे में फ़र्द के अज़ाए हसवास और जिस्मानी सनात में हकीकी ज़वाल लगता है। उससे पहले हमने देखा था कि ज़वाल एज नहीं था, अब ज़वाल की एज है जो कि इस उम्र का फितरी तकाजा है। इन तब्दीलियों का आगाज़ तमाम फ़र्द में बेक वक्त शुरू नहीं होता, बल्कि इस अमल में भी इनफरादी इख्तलाफ देखने को मिलते हैं। कुछ अफराद में जिस्मानी खदोखाल और चेहरे की नकूस से बुढ़ापे के असरात जल्दी नुमाया हो जाए, जबकि कुछ में चेहरे की नज़र नहीं होता। कुछ फिज़िकली और कुछ मेंटली मुख्तलिफ है। दर हकीकत उम्र को ऐसा ठोस मेयार नहीं जिससे बुढ़ापे के आसार का कतई अंदाज़ा हो सके। जिस्मानी एहतियात ही दरअसल बुढ़ापे की आमद का ऐलान है। बुढ़ापा बज़ाते खुद को कोई बीमारी नहीं है, मगर इसकी वजह से जिस्मानी बीमारियों के अमकानात बहुत बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ तो अब इतनी सर्जरीज और इतनी थेरेपीज़ और इतना कुछ आ गया है कि अब हमारे जो नकूश है वो वैसे ही रहते हैं, उसमें बुढ़ापा कम ही नज़र आता है। फ़िज़िकल डेवलपमेंट या फ़िज़िकल फंक्शन, जिस्मानी अफ़ाल, उसमें अब क्या देखा जा रहा है, उसमें यह है कि हमारी अब बॉडी में उतनी ताकत नहीं रही कि हम तमाम सलाहियतों को प्रॉपर तरीके से कर सके। हमने 40 टू 60 में ये पढ़ा था कि ज़वाल उसमें भी आना शुरू हो गया और हम अपनी हम पिछली एज का जायज़ा लेते हैं कि हम पहले ये काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब बहुत कमज़ोरी आ गई है। फिर नज़र की कमज़ोरी और आमतौर पर मिलती है 65 के बाद। बसारत से मुतल्लिक दीगर मसाइल भी सामने आ जाती है, जैसे कि आंखों में पानी आना, आंखों के सामने पर्दा आना, फिर उसके बाद रंगों का मसला आ जाता है, फिर उसके बाद अल्लाह खैर करे, अल्लाह माफ़ करे, मोतिये का इशू आ जाता है। मोतिये का पहला साइन एंड सिम्टम्स है कि आपकी साइड की विजन, जब हम सामने देख रहे होते हैं तो हमें साइड की विजन भी साथ नज़र आ रही होती है, लेकिन मोतिये की अलामत ये है कि सबसे पहले साइड की विजन, मतलब आपकी आंखें साइड की चीज़ों को एक वक्त में कैप्चर नहीं कर पा रही जब तक कि आप आंखों को वहाँ मोड़े ना, तो ये मोतिये की बीमारी भी आना शुरू हो जाती है। सुनने की सलाहियत भी कम होने लग जाती है। सुनने की वजह से जब बंदा जो कम सुनता है, बसारत का कम होता है, तो वो ऊंचा बोलता है। मतलब आप कहते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग ऊंचा बोलते हैं, वो ऊंचा इसलिए बोलते हैं कि उनको अपनी आवाज़ दूर से आ रही होती है, उनको अपनी आवाज़ सही सुनाई नहीं दे रही होती, जिसकी वजह से उनको लगता है किसी को भी सुनाई नहीं दे रही। तो ये एक वजह है, बसारत का ये इशू आता है। मर्द जो है उनमें बसारत का ज़्यादा इशू आ रहा है, ऐसे समी इसका ऑडियो का ज़्यादा इशू आता है, मतलब पेरेंट का ज़्यादा इशू है एज़ कम्पेयर टू वीमेन। जायके के अखाज़ का इंतात का अमल शुरू हो जाता है और यही वजह है कि हमारे बुज़ुर्ग जो है वो खाने में शिकायत करते हैं, क्योंकि दांतों का उनके मसला, चुबाने का मसला, वो थक जाते हैं, उनके जॉस दर्द करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से, और उसके बाद जायके का इशू, जिसकी वजह से उनको किसी किस्म का खाना भी जल्दी पसंद नहीं आता। उसके बाद हमारे जिस्मानी तवाज़ुन बरकरार रखने का में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से कान में मौजूद नालियों में ख़राबी आ जाती है, मतलब हमारी
ईयर के जो हमारी जो पर्दों में इम्बैलेंसमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा सर चकराता है। और पर्दों के बेसिकली अक्सर बुज़ुर्ग ये शिकायत करते हैं, मैं अपने घर की भी अगर एग्जांपल दूँ, हमारे घर में जो बुज़ुर्ग है वो भी ये शिकायत करते हैं कि हमें चक्कर आते हैं। चक्कर आना का बेसिक मसला ये होता है कि उनके कान के पर्दों में जो बैलेंस था वो अब मेंटेन नहीं रहा, वो हिलने लग गया, जिसकी वजह से उनको चक्कर, और खुदा न खास्ता कभी कभी चक्कर इतने बुरे आते हैं कि वो गिर के खुदा न खास्ता कहीं ऐसी चोट लग सकती है कि अमवात भी वाक़या या मौत भी वाक़या हो सकती है। फिर आगे आ जाता है जिस्मानी और अज़वाती तग़य्युरात, मतलब चेंजेस क्या आती हैं। अब हमारी बोनी स्किन होने लगी है, मतलब जो ऊपर की जो स्किन है जिसने हमें चबी बनाया था, खूबसूरत बनाया था, उसकी अपनी लेयर जो एपिथेलियल सेल की लेयर है वो अब नरम पतली होने लग गई है और वो इतनी बारीक हो गई है कि अब आपकी झुर्रियाँ नज़र आने लग गई हैं। लेकिन शुरू में उन्होंने यही बात बता दी है कि उन्होंने कहा ये भी वेरी करता है। उसके बाद पिंडलियों और गर्दन, हाथ और पिंडलियों की जो रगें हैं वो फूलने लग जाती हैं। फिर ऑस्टियोपोरोसिस की हम पीछे भी बात करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी बहुत मज़ीद बढ़ गई है, हड्डियाँ खोखली और फुलबली होने लग गई हैं। अक्सर लोगों तो बैठे बैठे ऐसे कड़क की आवाज़ आती है और हड्डी टूट भी जाती है। फिर बुजुर्ग अफराद के सर्दी के लिए ज़्यादा हसास हो जाते हैं दर्जा कम होने की वजह से, क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी कम हो गई है, इस वजह से ठंड भी ज़्यादा लगती है। स्किन की लेयर कम है इसलिए ठंड भी ज़्यादा लगती है। बार बार पेशाब आता है और पकाने का कंट्रोल नहीं रहता, अक्सर बीच में ही उनका निकल जाता है। नींद की कमी की शिकायत भी इस उम्र में पाई जाती है और दांतों और मसूड़ों का दर्द की भी इसी उम्र में मसला आता है। यूँ तो उम्र के इस हिस्से में तमाम जिस्मानी अज़ा और नवाज़ा में बीमारियों से मुतासिर होते हैं, लेकिन दिल के अमराज के अमकानात सब अमराज के जैसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दिल की एफिशिएंसी में ज़्यादा प्रॉब्लम। 55 साल की उम्र के बाद दिल की धड़कन सुस्त और बेकायदा हो जाती है, शरियानों में चर्बी जम जाती है, जिसके बायस दिल की धड़कन के साथ साथ खुराक के दबाव में भी बाकायदगी आ जाती है। फ़र्द दिल के अमराज या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम में आ जाता है। आगे आती है नफ्सी हर की महारतें, मतलब साइकोमोटर, जो आपकी बॉडी में जो आपको कमांड दे रहा है कि आपने अपने अज़ा या काबिलियतों को कैसे दिखाना है। करना आप चाहते हो, लेकिन आप बेसिकली आप में अब इतनी पावर नहीं रही कि आप अब वो काम आपकी हरकती या आपकी साइकोमोटर स्किल्स जो है अब उतनी प्रोमिनेंट या आप में क्वालिटी नहीं रही, काम में वो क्वालिटी नहीं रहती। आप कर सकते हो लेकिन आप में अब ताकत ही इतनी नहीं रही कि आपकी वो स्किल्स आप नुमाया तौर पे सामने आए। जिनमें ज़्यादा क़ुव्वत, बर्दाश्त, हौसला, जिस्मानी क़ुव्वत दरकार होगी, इसके ख़राबी के आसार भी वाज़ेह नज़र आने लगेंगे। उसके बाद ये भी मुशाहिदा में आया है कि हम जिस्मानी अज़ा और काबिलियतों की अदम इस्तेमाल को बुढ़ापे की वजह ख्याल करते हैं। अमूमी ख्याल ये है कि बुज़ुर्ग बुढ़ापे की वजह से जिस्मानी मशक्क़त नहीं कर सकते, हालांकि इसकी वजह जवानी और इसके बाद वर्जिश सुस्ती का अदम इस्तेमाल भी है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर आया है कि अगर आप फिज़िकली फ़िट और एक्टिव हैं तो ये एज आपको मैटर नहीं करती। ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग की जवानी और मिड एज की जो आपकी फ़िज़िकल या आपकी फ़िटनेस थी या आपका लाइफस्टाइल था, उसकी वजह से है। अगर आपका लाइफस्टाइल उस वक्त कम था तो अब तो ताकत ही नहीं रही। फिर आपका आगे आ जाता है कि निज़ाम तनफ़ुस और निज़ाम दौरान खून भी बेहतर तौर पर काम करता है। गोया हम बुजुर्गों को जिस्मानी तरबियत देकर मुख्तलिफ जिस्मानी निज़ामों की कारकर्दगी बेहतर ला सकते हैं। मतलब इसमें हम फिजियोथेरेपी या हम उनको कोई एक्सरसाइज या कुछ इस तरह हम करवा सकते हैं जिसकी वजह से उनकी जिस्मानी कारकर्दगी बरकरार रहे। उसके बाद हमारा आ जाता है कि हमारे बुज़ुर्गों को ज़हनी सेहत उनकी कैसी है, या उनकी जो है अब इस उम्र में हमारी मुलाजमत भी जारी है, जिसमें सेहत के गिरने का ख़दशा, मुलाजमत ख़त्म होने का सदमा मतलब बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे मैं बात करूँगी कि हमारे यहाँ पे 60+ में हमें रिटायरमेंट मिल जाती है और रिटायरमेंट का फेस सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का फेस होता है। रिटायरमेंट का ये होता है कि नौकरी ख़त्म हो रही है, अब वो नौकरी तो ख़त्म हो रही है लेकिन अब आपकी सारी जिम्मेदारियां भी ख़त्म हो गई हैं, आपके बच्चे भी जवान हो गए, उनकी भी शादियां हो गई हैं और आपके पास अब कोई जिम्मेदारी नहीं रही। तो अब वो जो अकेला बैठना, अब जो एक बंदा सारी ज़िंदगी कहते हैं नौकरी करता, वो कभी अकेला नहीं बैठ सकता या फारिग नहीं बैठ सकता। तो ये जो फेस है इसमें बेसिकली डिप्रेशन का शिकार आ जाता है। जब डिप्रेशन आता है तो ऑटोमेटिकली हम गुस्सा करते हैं, हम ये सारी हरकतें करते हैं। और उसके बाद इस उम्र में इलाज करवाना महज वक्त और पैसे का ज़ाया, क्योंकि ये कंटिन्यू काम है, इसमें ये एक सदमे का फेस रहता है और विद द टाइम ये निकलता है। फिर वकूफ़ी कारकर्दगी इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल। हमारे यहाँ पे हमारा जो दिमाग है ना, हम बात करते हैं कंप्यूटर की तरह, वो इनकोड करता है, मतलब बाहर से कोई एक चीज़ लेता है, महफूज करता है और उसको रिट्रेल जब उसको हमने कोई चीज़ ली, हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि हमने किसी शादी पे गाना सुना,
हमारे दिमाग में वो स्टोर हो गया, ठीक है, इनकोड हुआ फिर स्टोर हो गया। उसके बाद हम उसको कब दोहराते हैं, जब हमने दोबारा कभी सुना हो या हमें कभी उसकी ज़रूरत महसूस हो। इसी तरह कोई भी हम काम चीज़ को याद करते हैं तो हमें उसको दोहराना पड़ता है। तो हमारा यहाँ पे बुज़ुर्गों का मसला ये है कि उनको उनको हाफ़ज़े का ही मसला आ गया। ये हमने बात पीछे पढ़ी थी कि 40+ हमें बड़ा मुश्किल टाइम लगता है हर चीज़ को नए सिरे से याद करना, तो बुज़ुर्गों में तो उससे भी ज़्यादा है। जब इनकोडिंग ही कम होगी तो ऑटोमेटिकली रिट्रीवल या उसके बाद कह रहे स्टोरेज ही कम है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही इनकोडिंग का है, हाफ़ज़े का है। और ये भी देखने में आया कि नए हुनर सीखने और नई मालूमात को महफूज करने के दौरान बुज़ुर्ग अफराद ज़्यादा वक्त लगाते हैं। ये भी बात की है कि इनकोडिंग का मसला है। उसके बाद मुलाजमत या रिटायरमेंट, ठीक है, ये एज वो है, हमने बात की है कि यहाँ पे बंदा मुलाजमत से रिटायर होने लगा है, नौकरी ख़त्म होने लगी है। इस उम्र में वो आगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब नए काम की वो मनसूबाबंदी करने लगते हैं कि जो उनको पैसे उनके पास पड़े हुए हैं उनके नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करें, अपने हुनर को वो नए सिरे से वो किसी और जगह लगाएं, ठीक है। आमतौर पर ये तसव्वुर किया जाता है कि फ़र्द जितना ज़्यादा तलीम याफ्ता और हुनर होगा इसकी मुलाजमत इस कदर आला दर्जे की होगी और फ़र्द इसे छोड़े नहीं चाहेगा। वो लोग जो कमतर दर्जे के काम करते हैं, जिन्हें सेहत सख्त मुशक्क़त या जिस्मानी मुशक्क़त और मजदूरी करना पड़ती है, वो काम छोड़ने से ज़्यादा मुश्ताक होते हैं, ठीक है। जो सीट पे बैठा हुआ है वो इस चीज़ में इतना माहिर हो गया कि वो कहेगा कि मैं कंटिन्यू रहूं, लेकिन जो फिज़िकली एक्टिव काम कर रहा है वो इतना थक गया होगा कि वो रिटायरमेंट की डिमांड कर रहा होगा। फिर ज़ाती और करीबी ताल्लुकात की अहमियत, ये वो एज है जहाँ पे हमारी रिटायरमेंट हो गई है। अब हमारी जो हमने पहले दोस्तों की बात की थी ना कि जो दोस्त मुसलसल हमारे साथ चलते हैं, अब ये वो जो दोस्त है ये हमारे सबसे करीब है। ये वो एज है जब आप लोगों को आप टाइम दे रहे हो या आपके पास अब इतना टाइम है, कोई काम ही नहीं है और करने को, तो आपके ताल्लुकात बेहतर भी हो सकते हैं या ख़राबी भी आ सकती है। लेकिन यहाँ हम बात करें कि हमारे अलावा मोस्टली बेहतर हो सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों की वजह से अगर किसी एक का, हम कहते हैं ना कि बुढ़ापे पे जो आपका साथी है, जीवन साथी है, वो टाइम है जब आपको जीवन साथी की उस वक्त ज़रूरत होती है। उससे पहले तो आप बच्चों में और अपने कामों में लगे रहते हो, लेकिन मियाँ बीवी का सही टाइम उनके बुढ़ापे का टाइम होता है। तो अगर एक पार्टनर ना रहे तो वो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करता है, वहाँ पे इशू आता है। लेकिन अगर उसके दोस्त अहबाब अच्छे हैं तो वो इस मुश्किल से आराम से वो निकल सकता है। आखिरी हमारी हेडिंग आती है वो है ग्रैंड पेरेंटहुड। अब यहाँ पे नाना नानी का सफ़र आया है। नाना नानी का जो ताल्लुक़ है वो कहते हैं ना कि अपनी औलाद से अपने बच्चे प्यारे होते हैं। तो वो ये है कि नाना नानी का तसव्वुर जो है का मरला जो है वो बहुत अच्छा मरला इन बुज़ुर्गों के लिए। ऐसे माशरे में जिनमें बुज़ुर्ग हुक्मराना रवैया नहीं रखते, जहाँ पे वो डोमिनेंट नहीं होते, तो वहाँ पे ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। इस पे फिर नेवरगर्टन में 1964 में इसने 5 किस्म के वालदैन की उसने बात की थी कि ग्रैंड पेरेंट्स 5 तरह के होते हैं। एक वो जो बहुत पुरतकल्लुफ़ है, जो पोता पोतियों से सिर्फ त्योहारों पे मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरतकल्लुफ़ होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी से मिलते हैं और उनको लगता है कि त्योहारों पे उनको संभालना उनकी ड्यूटी है। फिर एक ग्रैंड पेरेंट्स वो आते हैं जो खुशियों का जो है उनके साथ ही रहते हैं। फिर एक वो आते हैं जो अगर नाइब वालदैन ये होता है कि उनकी एब्सेंस में जो आपका ख्याल कर रहा है कि आपके पेरेंट्स अगर मुलाजमत कर रहे हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स आपको केयर कर रहे हैं। फिर एक पेरेंट्स आते हैं जो ख़ानदानी विरासत के मुहाफ़िज़ होते हैं कि जैसे कि कोई बिज़नेस हो गया, कुछ हो गया या कोई काम हो गया, जैसे कि लाहौर कहता है कि मेरा बेटा भी लाहौर हो, कि वो आगे अपनी नस्ल को अपना हुनर या अपनी चीज़ें आगे सपोर्ट कर रहा है आता और पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो कामयाब ज़िंदगी गुजार सके। फिर दूर दराज रहने वाले कि आपका जॉब के लिए आप कहीं और चले गए और कभी कभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको मिलने आते हैं या ये भी ग्रैंड पेरेंट्स, ये ग्रैंड पेरेंट्स का मरहला है इस एज का। मेरा ये चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन आसान है। इसको एक बार ख़ुद भी पढ़ लिएगा और इसके बाद हम इसके बाद आगे हम फेस टू फेस शुरू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।